नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। तो राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित हो गया है। कांग्रेस ने कहा कि बहाली की प्रक्रिया जारी है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने यह बयान दिया है कि बहाली की प्रक्रिया जारी है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित हो गया है। ये कैसे हुआ? कांग्रेस ने कहा कि बहाली की प्रक्रिया फिलहाल जारी है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले दिल्ली में रेप पीड़िता बच्ची के कार्यक्रम में जब वो पहुंचे थे तो वहां पर उन्होंने परिवारजनों की फोटो, उस बच्ची की फोटो ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया था और उसी मामले को लेकर फिलहाल ट्विटर अकाउंट ने अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 9 अगस्त को देहरादून आएंगे। दून में केजरीवाल हाथी बड़कला से घंटाघर तक रोड शो करेंगे। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित रावत ने बताया कि 9 अगस्त को अरविंद केजरीवाल हवाई मार्ग से दिल्ली से जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। केजरीवाल अपने दूसरे चुनावी दौरे में इस बार सड़क पर उतरकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। रोड शो सुबह 11 बजे हाथी बड़कला से शुरू होगा, जो घंटाघर से होकर वापस सर्वे चौक पर खत्म होगा। इसके बाद वह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें कुछ घोषणाएं भी कर सकते हैं। वह दिल्ली जल बोर्ड के वर्तमान प्रोजेक्ट सहित राजधानी भर में 24 घंटे जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जल बोर्ड अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में जल बोर्ड के अध्यक्ष सत्येंद्र जैन और उपाध्यक्ष राघव चड्ढा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने अधिकारियों से पाइप और सीवर लाइन बिछाने, यमुना सफाई और 24 घंटे जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चल रहे कामों की जानकारी भी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं पर तेजी से काम करते हुए इन्हें समय से पूरा किया जाए। दिल्ली वालों के लिए काम करना सरकार की प्रमुखता सबसे ऊपर है। समीक्षा बैठक में दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के सामने विस्तृत रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। साथ ही सीएम को अवगत कराया गया कि दिल्ली निवासियों को नल से 24 घंटे साफ पानी की आपूर्ति, यमुना की सफाई, 100% पाइपलाइन और 100% सीवरेज कनेक्टिविटी प्रदान करने को लेकर चल रही परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। वह राजधानी दिल्ली के केशवपुरम में 1971 के विजय दिवस की 50वीं सालगिरह पर कांग्रेस की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से किया गया है। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी भी पहुंचे, जिन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी ने अपने कुशल नेतृत्व की वजह से इस लड़ाई को न सिर्फ जीता बल्कि देश के एक कोने को आज़ाद कराया, जिसकी वजह से आज देश का एक कोना बिल्कुल सुरक्षित है। साथ ही दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के किस इलाके में विकास कार्य कराया है। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। पहले कहीं कहीं कोई शिकायत आती थी, लेकिन अब हर गली और हर सड़क धंसी हुई नजर आती है। साथ ही साथ बसों के साथ छोटी गाड़ियां भी जलमग्न हो जाती है। बांग्लादेश वॉर जो लड़ी गई 50 साल हो रहे हैं, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जो वॉर थी, ये वॉर उदाहरण इस बात का कि उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही, उन्हीं की दूरदृष्टि थी कि आज हमारा एक क्षेत्र, एक कोना आज इतना सुरक्षित है। दूसरा, उस समय जो हालात बांग्लादेश में थे, ख़ास तौर से जो ढाका में हुआ, जो नरसंहार हुआ, ये पड़ोसी मुल्क होने के नाते इंदिरा जी ने न केवल अपने कठोर फैसले से ये साबित कर दिया गया कि आज़ादी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आज कांग्रेस ने अपनी जिला कार्यकारिणी की बैठक में बांग्लादेश मुक्त को लेकर एक बैठक की। उसको लेकर हमारे साथ आदर्श नगर जिले के जिलाध्यक्ष महोदय हरिकिशन जिंदल जी, जिस तरीके से आज कांग्रेस ने 1971 के युद्ध की बातें की, क्या था सारा प्रोग्राम, किस तरीके की बैठक थी, अनिल चौधरी जी मौके पे मौजूद रहे, किस तरीके से शहीदों को याद किया गया? देखिए, पूरे देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोगों को आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है, चाहे वो कारगिल का रहा हो, चाहे वो उसके बाद पुलवामा में रहा हो, जो हकीकत में अगर देश में को आज पूरे विश्व में अगर याद किया जाता तो इंदिरा जी के नाम से, जिस तरह उन्होंने 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद करवाया,
93,000 सैनिकों को जिस तरह से घुटने के बल चला दिया और उनको सरेंडर करवा करके बांग्लादेश को मुक्ति करवाई, उसके उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर सभी जिलों के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है। आज दिल्ली के अंदर आदर्शनगर जिला कांग्रेस कमेटी जो हमारा जिला है, इसके अंदर ये पहली मीटिंग थी। इसके अंदर कैप्टन डावर साहब, जो प्रवीण डावर जी, जिनको सोनिया गांधी जी ने इस पूरे कार्यक्रम का संयोजक बनाया है, उनके साथ भाई अली मेहंदी जी जो दिल्ली को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जयचंद जी जो दिल्ली को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और अनिल चौधरी जी आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित थे। ये थे हमारे साथ आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष हरिकिशन जिंदल, जिन्होंने बताया कि आज 1971 के बांग्लादेश युद्ध को लेकर तो बात हुई, साथ ही आगामी चुनावों को लेकर रणनीतियां बनाई गई और दिल्ली में इस तरीके की बैठकें लगातार चलेंगी और आगामी चुनाव में कांग्रेस अपना परचम लहराने के लिए तैयार है। दिल्ली से किरणपाल सिंह की एक खास रिपोर्ट। वह दिल्ली के पालम में पालम ट्रेडर्स एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए। विजय उम्मीदवार संजय अग्रवाल को बधाई देने के लिए सांसद रमेश बिधूड़ी, विधायक विनय मिश्रा, पूर्व विधायक धर्मदेव सोलंकी, साउथ एमसीडी मेयर मुकेश सुरियान, साउथ एमसीडी चेयरमैन और निगम पार्षद राजकुमार आदि सभी दलों के नेता वहां पहुंचे। बधाई देने वालों के क्रम में अन्य कई सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर मार्केट में स्थानीय विकास कार्यों को लेकर मेयर साउथ एमसीडी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। मार्केट के लोगों का भरोसा है, इस विचारधारा के साथ वो सेवा का काम कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं के लिए आगे संघर्ष करेंगे। इसका लोगों को इनके ऊपर भरोसा है, इसलिए लोगों ने इनको समर्थन देकर इनकी टीम को आगे बढ़ाकर ये मौका दिया है कि आप सेवा करें। मार्केट के लोगों का भरोसा है, इस विचारधारा के साथ वो सेवा का काम कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं के लिए आगे संघर्ष करेंगे। इसका लोगों को इनके ऊपर भरोसा है, इसलिए लोगों ने इनको समर्थन देकर इनकी टीम को आगे बढ़ाकर ये मौका दिया है। वहीं दिल्ली एनसीआर में हुई तेज बारिश के बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी इलाके में शनिवार को एक 2 मंजिला इमारत गिरने से 3 व्यक्ति घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल कर्मी बचाव और राहत कार्य में जुट गए। पुलिस ने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारियों ने बताया कि अपराह्न 1:30 बजे के करीब नंदनगरी के एक ऑटो बाजार में इमारत गिरने की जानकारी मिली। इसके बाद दमकल के 6 वाहनों को घटनास्थल पर भेजा गया। ये सूचना है कि 3 मंजिला मकान था। ये 2 बजे के आसपास पता लगा हमें कि भाई ये डैमेज हो गया, गिर गया ये, और इसमें 2-3 आदमी के फंसे होने की संभावना थी। 2 यहाँ निकाल के लोगों को भेजा, इंजर्ड जो हैं 2 उनको भेज दिया अस्पताल। अब एक की यहाँ आशंका है दबे रहने की, उसकी तलाश जारी है। फायर ब्रिगेड के लोग, पुलिस के लोग और सिविल डिफेंस के लोग वो सब काम कर रहे हैं। वो तो कितने लोगों के दबे होने की आशंका थी? इसमें 3 बताए थे और इनमें से 2 को भेज दिया है, एक की और संभावना बता रहे हैं। वहीं दिल्ली में महिलाएं महफूज नहीं हैं, ऐसा एक वाकया सामने आया है नरेला इंडस्ट्रियल एरिया से, जहां एक बुजुर्ग महिला के साथ रेप की कोशिश की गई। कॉलोनी के पास ही सुनसान पर एक मकान के ऊपर इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। दरिंदों ने महिला के हाथ पैर बांधकर उसके कपड़े भी उतार दिए, जिसके बाद आसपास के लोगों के आने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो लड़के आए तो उनका हाथ पैर बांध दिया और उसका मुंह भी बांध दिया। उसके बाद वो पता नहीं मारपीट भी हुआ, मतलब ज़बरदस्ती भी करने की कोशिश की, तो फिर वो भाग गया। उतने फिर पड़ोसी वड़ोसी गए ना, तो उनको देखे वहाँ पे, फिर उनको लेके आए यहाँ पे। फिर वही फ़ोन उनके पुलिस वाले को, फिर सब लेके गए उनको। मामला तो ऐसा हुआ है जी, जैसे कि उन्होंने बताया, आंटी ने बताया कि किसी लेडीज़ के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, वो जो अपराधी जो इन्होंने गुनाह किया है वो भी यहीं गई हैं, और उनको जो इस तरीके की जो उन्हें हौसला मिलता है ना, वो यूँ मिलता है कि पीछे से कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई यूँ नहीं होती क्योंकि जो पुलिस है हमारी यहाँ की, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत स्ट्रांगली तरीके से किसी के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जाती है चौकी, जाते हैं चौकी से फिर आ जाते हैं। वो सोचते हैं यार बेबड़े नशे वाले हैं, इनको क्या बंद करना है, ये परेशान करेंगे और इन्हें छोड़ दो। वो फिर क्या करते हैं, वो यहाँ पे आने के बाद फिर वो यही काम करते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ करना होता है नहीं, नशा करना होता है, दारू पीना होता है। मामला ये इसकी सास के साथ पहले तो हाथ पैर में बांधा गया है और उसके बाद फिर बच्चे सारे ने पत्थर फेंक के मारा है। फिर उसके हाथ पैर बांध के कपड़े पूरे उतार दिए थे।
कोई आदमी आया, उसने कपड़े पहना के फिर लेके आया, उसके घर पे पहुंचे। गलत काम करने की कोशिश की? हाँ, गलत काम करने की। अब ये नहीं पता कि गलत काम हो चुका है कि नहीं हुआ, इसका मालूम नहीं है। मगर पुलिस को दी? हाँ, ये सारी बातें बताइए वो बोल नहीं पाती, वो बता नहीं पाई घटना। हाँ, नहीं, इशारे से सारा चीज बताई है उसने, ऐसी बात नहीं कि नहीं बताई है। और डॉक्टरी केस भी हुआ है, पुलिस वाले भी आए थे तो सबको दूर दूर कर दिया है। मतलब पुलिस वाले यहाँ पे उतनी वो नहीं करते हैं। राजधानी दिल्ली के कैंट इलाके में बच्ची की रेप के बाद हत्या के मामले में बच्ची को न्याय दिलाने के लिए गोल मार्केट स्टाफ क्वार्टर वाल्मीकि समाज के लोगों ने अपने वाल्मीकि मंदिर पर कैंडल मार्च निकाला और सभी दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग भी की। हाँ जी, हमने निकाला। हमें बड़ा दुख है हमारी बेटी का कि हमारी एक छोटी सी बाल कन्या के साथ में इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा जुल्म, जो एक ब्राह्मण जाति को, वो नकली ब्राह्मण जो कहते हैं उनको ब्राह्मण, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है। जैसे कि दिल्ली गेट पे खूनी दरवाज़ा होता था, जल्लाद बुलाया करते थे ना, तो उस शमशान के अंदर वो 4 जल्लाद पाले हुए थे और वो उन जल्लादों ने हमारी ही बच्ची के साथ में, इतना बड़ा 8 साल की बच्ची के साथ में, 9 साल की बच्ची के साथ इतना बड़ा जो खेल खेला है, मैं चाहती हूँ उनके टुकड़े टुकड़े, बोटी बोटी करके और चील कौवों को दे दिया जाए। हम सरकार से मांग करते हैं कि जिन्होंने ऐसा हमारी बच्ची के साथ किया है उनको फांसी दी जाए और जल्दी से जल्दी दी जाए। और दिल्ली सरकार को भी मेरा ये कहना है कि उन दरिद्रों को पकड़ा जाए और जो वाल्मीकि समाज है उस बेटी के साथ, उस परिवार के साथ, समस्त वाल्मीकि समाज दिल्ली का उनके साथ है। उनको न्याय दिलाने के लिए दिल्ली सरकार उनको जल्दी से जल्दी न्याय दे और उनको दंड दे और फांसी दे। वहीं दिल्ली के छावला थाना इलाके के घुमनहेड़ा गांव में पुलिस ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्कर के पास से 20 पिस्तौल बरामद की है। तस्कर साइकिल पर गुब्बारे बेचने के बहाने तस्करी करने के लिए आया था। दरअसल पुलिस ने तस्कर से पूछताछ के लिए रोकने का इशारा किया तो तस्कर पुलिस को देख भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर तस्कर को पकड़ लिया। बंगर तहसील कोसी कला मथुरा, ये इसमें गौर करने लायक बात यह है कि मेवात का जो रीजन है वो राजस्थान में भरतपुर से लगता है, यूपी में वो मथुरा से लगता है, तो उसी का एडजॉइनिंग बेल्ट है जहाँ का रहने वाला है। और जो देसी कट्टे होते हैं वो मेवात में बनते हैं और जो एमपी का ये बेल्ट है जहाँ से ये वेपन लेके आया था वहाँ पर सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स बनती हैं। जो इम्पोर्टेड पिस्टल्स होते हैं उनसे थोड़ी ही लो क्वालिटी की होती है और तकरीबन 40-50 हज़ार की वो ये क्रिमिनल को बेचते हैं। वहीं उत्तरी दिल्ली के सब्जी मंडी थाने के रोशन आरा रोड पर पुलिस ने नकली कीटनाशक के अवैध गोदाम पर छापेमारी की। पुलिस ने मौके से 30 लाख के नकली कीटनाशक बरामद की है। दरअसल पुलिस ने कुछ दिन पहले ही दिल्ली में नकली कीटनाशक बनाने की फैक्ट्री भी पकड़ी थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक उत्तर प्रदेश के धामपुर बिजनौर में एक नकली कीटनाशक से लदा ट्रक पकड़ा गया था, जिसके बाद दिल्ली के मुंडका इलाके में नकली कीटनाशक बनाने की फैक्ट्री में छापेमारी की गई। हम लोग बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर कंपनीज का लीगल देखते हैं। हम लोगों को गुप्त सूत्रों से इंफॉर्मेशन मिली थी कि इंदिरा मार्केट में कुछ गोडाउन है जिसमें काउंटरफिट पेस्टिसाइड्स स्टोर किया हुआ है। तो उन स्टोर्स की लोकेशन भी हमारे पास में आई थी। हम लोगों ने उसकी शिकायत यहाँ पर DIO में की, डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली में, और पुलिस की मदद से वो 4 गोडाउन्स को हम लोगों ने वो किया, रेड किया है। रेड के दौरान काफ़ी भारी मात्रा में डुप्लीकेट पेस्टिसाइड कई कंपनीज का पकड़ा गया है। शहीद चंद्रशेखर आजाद के बलिदान स्थल को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कोर्ट ने आदेश दे दिया है। शहीद अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के बलिदान स्थल पर बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर दिल्ली के संगठन मंत्री वंदे मातरम फाउंडेशन के अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी ने मुहिम चलाई थी, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदित्यनाथ योगी ने साथ ही माननीय न्यायपालिका ने आदेश पारित किया है कि आने वाले दिनों में यहां मुहिम चलाकर शहीद चंद्रशेखर आजाद के बलिदान स्थल को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र वंदे मातरम है। मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन नई दिल्ली। सर, आप लोगों को कुछ मांग इसके बारे में बताएं कि किस तरह से धार्मिक स्थल जो है अतिक्रमण की बात की। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के महावीर योद्धा राजनायक चंद्रशेखर आजाद जी की बलिदानी स्थली, यहाँ पर उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। चंद्रशेखर आजाद पार्क उत्तर प्रदेश प्रयागराज में
वहाँ पर 1 जुलाई को मुझे कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया पर चली हुई खबरों के माध्यम से मुझे पता लगा कि वहाँ पर कुछ अवैध निर्माण करके और वहाँ पर कृत्रिम मजार कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं। तो जब इस विषय में मैंने ज़्यादा जानकारी एकत्रित करी तो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं विष्णु जैन जी, जिनको कहीं से सूचना मिली और उन्होंने तत्काल जाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी याचिका लगाई और माननीय इलाहाबाद जो न्यायमूर्ति जी हैं उन्होंने उस दिन उनकी याचिका पर निर्देश दिया राज्य सरकार को कि 1987 का जो वहाँ पे जजमेंट है, 1987 में भी कुछ धार्मिक लोगों ने वहाँ पर कुछ निर्माण करने थे, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वहाँ निर्देश दिया था कि ऐसी जगह पर, क्योंकि ये जो क्रांतिकारी होते हैं किसी एक धर्म के, किसी एक मजहब के, किसी एक पंथ के नहीं होते, एक जात के नहीं होते, ये सभी देशवासियों के लिए होते हैं, क्योंकि ये बलिदान पूरे देश के लिए दिया गया है। तो माननीय न्यायमूर्ति जी ने 1987 का जो अपना जजमेंट दिया था कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी धार्मिक निर्माण नहीं हो सकता, तो उसी आदेश पर माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 जुलाई को निर्देश दिया राज्य सरकार को, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को, कि जो 1987 का जो जजमेंट है हम उसी को मानेंगे। वहाँ पर जो भी अवैध निर्माण हुए हैं, मस्जिद, मजार, कब्रिस्तान जो भी है उनको हटाया जाए और वहाँ पुरानी स्थिति बहाल करी जाए। वह दिल्ली के शास्त्री नगर की रहने वाली रंजना सैनी ने IAS एग्जाम में पूरे भारत में 31वां स्थान हासिल किया है। रंजना सैनी को मिनिस्ट्री के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट दी गई है। इस मौके पर रंजना सैनी ने बताया कि इस मुकाम पर पहुंचने में मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त सभी ने सहयोग किया है और मैं अपने काम को बखूबी ईमानदारी से निभाऊंगी। मेरा नाम रंजना सैनी है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ऑल इंडिया रैंक 31 हासिल करके UPSC इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में। इसका मैं पूरा श्रेय अपने परिवार, अपने माता पिता को देना चाहूँगी, अपने दोस्तों को और अपने अध्यापकों को भी मैं इसका श्रेय देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज इस पोजीशन पे मैंने 31 रैंक हासिल की। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। तो जिस तरह से आज आपकी बेटी इस मुकाम पर पहुंची है, तो देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही देना चाहूँगा कि मेरी बेटी अच्छी तरह ढंग से काम करे। बहुत खुशी है। बता नहीं सकती मैं कितनी खुशी हो रही है मुझे। तो बिटिया के लिए 2 शब्द कहेंगे, देशवासियों के लिए भी कुछ संदेश? मैं तो इसको यही कहना चाहूँगी, अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करे बस। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बता नहीं सकती मैं कितनी खुशी हो रही है मुझे। तो बिटिया के लिए 2 शब्द कहेंगे, देशवासियों के लिए भी कुछ संदेश? मैं तो इसको यही कहना चाहूँगी, अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करे बस। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बता नहीं सकती मैं कितनी खुशी हो रही है मुझे। तो बिटिया के लिए 2 शब्द कहेंगे, देशवासियों के लिए? आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन की इमरजेंसी यूज को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस बात की जानकारी दी है। कंपनी के मुताबिक ट्रायल में वैक्सीन 85% असरदार साबित हुई है। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के बाद देश में अब तक कुल 5 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन के यूज को मंजूरी दे दी है। जल्द ही ये वैक्सीन भारतीय बाजार में मिलेगी। जॉनसन एंड जॉनसन ने केंद्र सरकार से सिंगल डोज वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी मांगी थी। कंपनी के मुताबिक ट्रायल में वैक्सीन 85% असरदार दिखी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी वैक्सीन बास्केट का विस्तार कर लिया। जॉनसन एंड जॉनसन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। अब तक भारत में 5 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। मांडविया ने कहा, कोरोना के खिलाफ हमारे देश की जंग को बढ़ावा मिलेगा। जॉनसन एंड जॉनसन ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर रही है जिसकी दूसरी बीमारियों से लड़ने में रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है। जॉनसन एंड जॉनसन जिस वैक्सीन का निर्माण कर रही है उसे ना तो अस्पताल भेजे जाने तक फ्रीजर में रखने की जरूरत है। इतिहास में कभी भी वैक्सीन टेस्टिंग और निर्माण इतनी तेजी से नहीं हुआ।
जॉनसन एंड जॉनसन के पीछे सैनोफी और नोवावैक्स भी वैक्सीन डेवलप करने में लगी हुई हैं। इनके भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। जॉनसन एंड जॉनसन ने कोरोना वायरस से जीन लेकर ह्यूमन सेल तक पहुंचाने के लिए एडिनो वायरस का इस्तेमाल किया है। इसके बाद सेल कोरोना वायरस प्रोटीन्स बनाता है, न कि कोरोना वायरस। यही प्रोटीन बाद में वायरस से लड़ने में इम्यून सिस्टम की मदद करते हैं। एडिनो वायरस का काम वैक्सीन को ठंडा रखना होता है, लेकिन इसे फ्रीज करने की जरूरत नहीं होती है। जबकि इस समय वैक्सीन के दो बड़े उम्मीदवार मॉडर्ना और फाइजर mRNA जेनेटिक मटेरियल पर निर्भर हैं। इन कंपनियों की वैक्सीन को फ्रिज में रखने की जरूरत है, जिसके कारण इनका वितरण और मुश्किल हो जाएगा, खासतौर से उन जगहों पर जहां अच्छी मेडिकल सुविधाएं नहीं हैं। इससे पहले केंद्र सरकार कई वैक्सीन को मंजूरी दे चुकी है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी और मॉडर्ना के बाद जॉनसन 5वीं वैक्सीन है जिसे मंजूरी मिली है। हालांकि भारत में अभी सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है। सरकारी केंद्रों पर कोविशील्ड, कोवैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में स्पुतनिक भी उपलब्ध है। भारत में अभी इस्तेमाल हो रही वैक्सीन की 2 डोज दी जाती हैं। कोविशील्ड की 2 डोज 84 दिन के, जबकि वैक्सीन 4 से 6 हफ्ते के अंतराल में दी जाती है। जाहिर है कोरोना से जंग में वैक्सीन को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।